स्वागत करता हूं मैं आपको सभी को दोस्तों बिलासर कृषि कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट क्लास में कोशिका के बारे में अध्ययन किया था, तो उसके कुछ मेजर जो ऑर्गेनेल्स हैं वो छूट गए थे, वो आज कवर कराएंगे। तो इस तरह से चलिए आज का स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है हिंदी में? केंद्रक। मैंने इससे पहले वाले क्लास में बताया था कि न्यूक्लियस कहाँ लोकेट रहता है आपके कोशिका में, कहाँ पे होगा? सेंटर में, ठीक है। न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित होता है? कोशिका के सेंटर में। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं। हिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ा था कि न्यूक्लियस को सबसे पहले किसने देखा था? रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। सन कितने में? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम न्यूक्लियस की खोज की, या न्यूक्लियस को सर्वप्रथम उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूक्लियस के बारे में, इसको बोला जाता है कोशिका का ब्रेन। मतलब क्या होता है ये? कोशिका का मस्तिष्क होता है। कोशिका में होने वाली सभी क्रियाएं किससे कंट्रोल होती है? उसके केंद्रक से। केंद्रक में ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो आपकी कोशिकाओं को क्या करती है? विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसके बाद न्यूक्लियस, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे एक सेल बनाया, ये उसका एक न्यूक्लियस है। इसको आप जूम करोगे तो इसमें आपको कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देंगी। तो सबसे पहली संरचना होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। याद रखना, इसी के आधार पे क्या किया गया था? कोशिका जो है उनको दो वर्गों में बांटा गया था। ये क्या है? एक बेसिस है। कोशिकाओं को दो वर्गों में बांटा था, जैसे कि क्या? पहला था यूकैरियोट और दूसरा क्या था? प्रोकैरियोट। तो ये याद रखना, पहला स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसमें, वो होता है क्या आपका? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? इसको अब समझना पहले। तीसरा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। जैसे आपने प्लाज्म पढ़ा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या पाया जाता है? आपका एक फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म, या फिर इसको और बोला जाता है कैरियोप्लाज्म, ठीक है। और चौथा स्ट्रक्चर पाया जाता है इसके अंतर्गत, जिसको बोला जाता है क्रोमोसोम। तो अगर आप न्यूक्लियस को देखोगे तो आपको चार स्ट्रक्चर दिखाई देंगी। पहला होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा होता है न्यूक्लियोलस, तीसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म, और चौथा होता है क्रोमोसोम। थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? ये क्या करती है? आपकी जो सेल की जो साइटोप्लाज्म है ये, और जो कैरियोप्लाज्म है जो न्यूक्लियस के अंदर है, उन दोनों को क्या करती है? वो अलग करती है। जैसे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो ये जो साइटोप्लाज्म है और ये जो कैरियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, दोनों को जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या करती है? अलग करती है। इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें पाया जाता है क्या? छोटे छोटे छिद्र। जैसे ये अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वन साइड, तो इसमें क्या होगा? छोटे छोटे छिद्र पाए जाएंगे, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इन्हीं छिद्रों से क्या होता है? जब भी मैसेंजर आरएनए यहाँ से निकलेंगी तो कहाँ? बाहर साइटोप्लाज्म में किसके द्वारा आएंगी? वो आपके न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। ये हो गया। अगला चीज़, दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। मैंने न्यूक्लियोलस के बारे में एक चीज़ बताया था, जैसे ये केंद्रक है, उसके यहाँ पे ये न्यूक्लियोलस है, ठीक है। ये आपका पूरा केंद्रक हो गया, ये न्यूक्लियोलस हो गया, ये आपका क्रोमोसोम हो गया। इसका मेन फंक्शन क्या होता है न्यूक्लियोलस का? राइबोसोम का सिंथेसिस करना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। न्यूक्लियोलस किस में भाग लेता है? आपके राइबोसोम के सिंथेसिस में। जो न्यूक्लियस के बाहर जो एक प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, जो कंटिन्यू क्या करती है? प्रोटीन बनाते रहती है, वो
वो राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ पे होता है और किसके द्वारा? तो न्यूक्लियस में होगा। और किसके द्वारा? न्यूक्लियोलस के द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूक्लियस के बारे में। अगला चीज न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। जैसे कि साइटोप्लाज्म में खूब सारे ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और भी बहुत सारे। तो वो क्या रहते हैं, आपके साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड है उसमें क्या करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं। उसी प्रकार से न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, एक सेमी फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है, जिसमें क्या जो क्रोमोसोम है और जो न्यूक्लियोलस है वो क्या करता है, फ्रीली मूव करते रहता है। तो वो जो है क्या बोला जाता है उस फ्लूइड मटेरियल को, न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोप्लाज्म। तीसरा स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है आपका, क्रोमोसोम। ठीक है, क्रोमोसोम को और क्या बोलते हैं, यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको क्रोमोसोम। इसको बोलते हैं क्या, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी। क्रोमोसोम को क्या बोला जाता है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। एक शब्द में पूरे इसका पूरा ब्यौरा समझ में आ जाता है। मतलब क्या होता है, हेरिडिटी मीन्स क्या होती है, जो आपके एक पैतृक से, पैतृक जो होते हैं माता पिता, उनसे संतति में जो भी चीज़ें जाती हैं उनको उस जाने की क्रिया को क्या बोला जाएगा, हेरिडिटी। तो आपका जो पेरेंट होगा जो भी, ठीक है, उसके बच्चे में उस पेरेंट का सिर्फ और सिर्फ क्या जाता है, क्रोमोसोम। ठीक है, बाकी और कुछ भी चीज़ नहीं जाता। और क्रोमोसोम ही डिपेंड करती है कि आने वाला जो प्रोजेनी है, जो बच्चे हैं, वो अपने माता पिता के जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, वो सब काम क्रोमोसोम का होता है। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। दूसरा चीज देख लेते हैं, क्रोमोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अपन। क्योंकि यूनिट ऑफ हेरिडिटी मीन्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अगर एक क्रोमोसोम को हम देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसको बोलते हैं क्या, सेंट्रोमियर। सेंटर में है तो सेंट्रोमियर बोल दिए, जो लास्ट का भाग है उसको क्या बोल दिए, टीलोमियर बोल दिए। ठीक है, इस सिंगल जो भाग दिख रहा है आपको, इसको एक भाग को क्या बोला जाता है, क्रोमेटिड। ठीक है, पेपर में आने वाला सवाल क्या होगा, क्रोमोसोम से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला चीज जो क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है आपका, डीएनए। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर का जो रीजन है ये वाला, इस रीजन में पाया जाता है क्या, सेंस डीएनए। ठीक है, और सेंट्रोमियर, ये सेंट्रोमियर का पार्ट हो गया, करीब करीब का हिस्सा। और इसके बाद वाले हिस्से, मतलब ये टेलोमियर ऊपर के और टेलोमियर नीचे के, इसमें क्या पाया जाता है, नॉनसेंस डीएनए। ठीक है, इसको एक शब्द और बोला जाता है, सेंस को बोल देते हैं यू क्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन। और नॉनसेंस को बोल देते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन। कहने का मतलब है जो आपके सेंट्रोमियर के पास पाए जाने वाले जितने भी डीएनए होंगे वही क्या कहलाते हैं, आपके सेंस डीएनए। ठीक है, और जो बच गए ऊपर के टीलोमियर रीजन के, वो क्या कहलाएंगे, नॉनसेंस या हेट्रोक्रोमेटिन। इन डीएनए का सभी ऑर्गेनिज्म में ये डीएनए जो है एक जैसे पाए जाते हैं। जो आपका हेट्रोक्रोमेटिन है वो मेरे में भी, ठीक है, वो आसपास जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो भी व्यक्ति है उनमें जो नॉनसेंस डीएनए है सब में क्या होता है, कॉमन होता है। चेंजेस किस में होती है, आपकी जो यू क्रोमेटिन होती है, जो सेंस डीएनए होती है वो क्या होती है, सब में डिफरेंट होती है। अगला चीज, क्रोमोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर। ठीक है, सर्वप्रथम किसने देखा था, स्ट्रासबर्गर ने। और इसको नाम किसने दिया था,
W वॉल्डेयर ने। ठीक है, सर्वप्रथम किसने देखा? स्ट्रॉसबर्गर ने। और सर्वप्रथम इसको नामकरण किसने किया? W वॉल्डेयर ने। तो क्रोमोसोम से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से न्यूक्लियस में अगर पूछा जाएगा तो इतने क्वेश्चन पूछेंगे। अगला आपका ऑर्गेनेल है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे एग्जाम में दिख रहा है, थोड़ा सा इसको अपन डिफाइन कर लेते हैं, कि लोकेट कर लेते हैं कौन कौन सा भाग होता है। अच्छा चीज, माइटोकॉन्ड्रिया और आपके क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऐसे ऑर्गेनेल थे जिनके चारों ओर क्या पाया जाता है? डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन से दो ऑर्गेनेल? एक आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो दो मेम्ब्रेन हो गए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ये जो ग्रीन वाला है ये आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया इसको। ठीक है, और ये जो वाइट कलर का दिख रहा है इसको क्या बोल देंगे? इनर मेम्ब्रेन। ये दो मेम्ब्रेन हमने लोकेट कर लिया। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। ये जो भाग है अंदर का, ठीक है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। ठीक है, और इसके बाहर का जो भाग दिख रहा है, ये वाली, जैसे ये है ना, ये है, ये क्या कहलाएगी? क्रिस्टी। ठीक है, मैट्रिक्स हो गया, क्रिस्टी हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसी क्रिस्टी पे जो इनर मेम्ब्रेन है उस पर बोल रहा हूँ, क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन पे क्या पाया जाता है? F1 पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इन चीज़ों को। बस आपको ध्यान रखना ये चीज़ है कि मैट्रिक्स में क्या होता है और क्रिस्टी में क्या होगा। ठीक है, जो मैट्रिक्स होता है उसमें क्या पाया जाता है? आपके जितने भी क्रैब्स साइकिल, एक नाम है साइकिल, क्रैब साइकिल। ध्यान रखना, बायोकेमिस्ट्री में ये साइकिल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे खूब सारे क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो क्रैब साइकिल है, ये साइकिल चलने के लिए चाहिए होता है क्या? खूब सारे एंजाइम। ठीक है, इस साइकिल को चलाने के लिए चाहिए क्या? चाहिए खूब सारे एंजाइम। और वो एंजाइम कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके मैट्रिक्स में। तो पेपर में डायरेक्ट यही पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का जहाँ पे आपके क्रैब साइकिल में भाग लेने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तो यहाँ रखना क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स में और क्या पाया जाता है? मैट्रिक्स में और पाया जाता है क्या? सर्कुलर डीएनए। डीएनए नहीं भाई, सर्कुलर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ठीक है, ध्यान देना एक बात को, जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, पहला चीज कि ये सभी ऑर्गेनेल में अलग कैसे हैं? इनमें क्या पाया जाता है? आपके दो मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। दूसरा, इनमें बहुत ही डिफरेंट बाकी ऑर्गेनेल से अंतर ये है कि ये कैसे होते हैं? ऑटोनोमस। कैसे होते हैं ये? ऑटोनोमस। मतलब कि कोशिका से इनका कोई भी रिलेशन नहीं होता है इनके विभाजन में। ठीक है, मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में है, मान लो एक कोशिका में 10 माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो अगर कोशिका डिवाइड करेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर कोशिका को माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ानी है, ठीक है, तो वो सिग्नल नहीं देगी। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना क्या होता है? डीएनए होता है। खुद का क्या होता है? डीएनए, जिससे ये क्या करती है? अपने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और बना लेती है। ठीक है, कोशिका को पता भी नहीं चलता जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 1 से 2 हो गई या 2 से 4 हो गई। ठीक है, तो उसी को क्या बोला गया? ऑटोनोमस। तो बस ध्यान ये रखना, दो ऑर्गेनेल है आपके सेल के अंदर, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। दोनों कैसे होते हैं? ऑटोनोमस। ऑटोनोमस है इसलिए उन दोनों में क्या पाया जाएगा? डीएनए पाया जाएगा। अब ये जो डीएनए है वो कहाँ उपस्थित होता है? आपके मैट्रिक्स में। एक तो क्रैब साइकिल हो गया और दूसरा क्या हो गया? यहाँ पे डीएनए पाया जाता है। ये हो गया मैट्रिक्स में। अब देखते हैं क्या? क्रिस्टी। क्रिस्टी में क्या पाया जाता है आपका? क्रिस्टी के अंदर आपको क्या पाया जाएगा? F1 पार्टिकल। ठीक है, क्रिस्टी के आसपास क्या दिखेगा आपका? F1 पार्टिकल। और इस F1 पार्टिकल वाले रीजन में क्या होता है? ऑक्सीडेटिव
और रिडक्शन प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, एटीपी के संश्लेषण के लिए दो क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला होता है ऑक्सीडेटिव और दूसरा होता है क्या, रिडक्शन। ये किस में भाग लेते हैं, आपके एटीपी के संश्लेषण में। तो ये एटीपी का संश्लेषण जो दो क्रियाओं से होता है, ये किस भाग में होगा, आपके क्रिस्टी वाले भाग में। ठीक है, इस तरह से ये इस डायग्राम सबको ये समझ में आ गई कहाँ पे क्या माइटोकॉन्ड्रिया के हो रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट का नाम है सी बेंडा। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। दूसरा चीज़ क्या, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, ऑटोनॉमस। अच्छा, बैक्टीरिया में मैंने बताया था कि बैक्टीरिया 1 से 2 कैसे होते हैं, बाइनरी फिजन के द्वारा, बाइनरी फिजन के द्वारा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो भी 1 से 2 किसके द्वारा, किसके थ्रू होंगे, आपके बाइनरी फिजन के द्वारा। तो ये दोनों चीज़ें कॉमन है माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में, क्या कि उनमें जो विभाजन है 1 से 2 होने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा होती है, बाइनरी फिजन। पेपर में पूछ दिया जाता है कि आपके माइटोकॉन्ड्रिया और बैक्टीरिया में क्या कॉमन है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब वो 1 से 2 होते हैं तो वो किस आधार से होंगे, बाइनरी फिजन के द्वारा होगा। ठीक है, इसके बाद जो इसमें डीएनए पाया जाता है, जो मैट्रिक्स रीजन में जो डीएनए पाया जाता है, ये कैसा होता है, सर्कुलर। कैसा होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। ठीक है, अगला चीज़, इस तरह से आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया लगभग ख़त्म हुआ। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड जो पेपर में आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है, क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का मूल काम क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस करना। क्या करना, एटीपी का सिंथेसिस करना। और एटीपी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। ठीक है, क्या बोला जाता है, एनर्जी का करेंसी। मतलब कि कोशिका में अगर एनर्जी चाहिए तो वो किस फॉर्म में कोशिका उसको लेगी, एटीपी के फॉर्म में, या एटीपी के फॉर्म में क्या करेगी, खर्च करेगी। तो उसका संश्लेषण कहाँ होता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। समझना, सेल के अंदर विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं। कहीं पे ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, कहीं पे क्रैब साइकिल चल रहा है, कहीं पे राइबोसोम का सिंथेसिस हो रहा है, कहीं मैसेंजर आरएनए बन रहे हैं। तो इन सभी क्रियाओं के लिए क्या चाहिए होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए होता है, एटीपी। और ये एटीपी सिंथेसिस करने का काम कौन कर रहा है भाई साहब, आपके माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपने चारों ओर एटीपी निकालते रहती है। ठीक है, और ये एटीपी जहाँ ज़रूरत है कोशिका के वहाँ जाते जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं, प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनेल जिसमें क्या पाया जाए, वर्णक या पिगमेंट, उसको क्या बोला जाएगा, प्लास्टिड बोला जाएगा। ठीक है, प्लास्टिड जो है आपके प्लांट सेल का एक मूल ऑर्गेनेल है। किसका, प्लांट सेल का। बाकी आपके एनिमल्स में या अदर ऑर्गेनिज्म में ये प्लास्टिड नहीं पाया जाता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछ दिया जाए एनिमल और प्लांट सेल में बेसिक अंतर किसका होता है, तो प्लास्टिड की उपस्थिति, क्योंकि ये सिर्फ किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। प्लास्टिड जो है पिगमेंट के रंग के आधार पे इसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, पहला क्या होगा, क्रोमोप्लास्ट। पहला होगा क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एमाइलोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, और दूसरा क्या होगा, एमाइलो नहीं है, सॉरी, ल्यूकोप्लास्ट है। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट मीन्स क्या होगा, ऐसे प्लास्टिड्स जिनमें जो कैसे होते हैं, रंग युक्त होते हैं। ऐसे प्लास्टिड जो कैसे होते हैं, रंग युक्त, उनमें क्या पाया जाएगा, कलर पाया जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, ज़ेंथोफिल, आपने खूब सुना होगा ये शब्द।
ठीक है। किसका पीला रंग ज़ेंथोफिल के कारण होता है? पपीता, पपीते का जो पीला रंग है वो ज़ेंथोफिल के कारण होता है। अगला है कैरोटीनॉइड, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कैरोटीन जो होता है, ठीक है, जो आपके किस में पाया जाता है? गाजर में। जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके? क्रोमोप्लास्ट के। आपको बस याद रखना है क्रोमोप्लास्ट कैसे होते हैं? रंग युक्त। अच्छा, ल्यूकोप्लास्ट ये कैसे होंगे? रंगहीन होंगे। कैसे होंगे? रंगहीन, ठीक है भाई। अब समझना इस चीज़ को, क्रोमोप्लास्ट का तो एक चीज़ ये हो गया कि रंग युक्त है, तो ज़ेंथोफिल पीला रंग हो गया, है ना। और क्या है? कैरोटीनॉइड जो नारंगी रंग है, ये तो दिखने के लिए पौधे को सुंदर बना रहा है। अब जो रंगहीन है उसका क्या काम होगा? ठीक है, तो इनका काम होता है क्या? स्टोरेज का। अभी जो ये ल्यूकोप्लास्ट है ये स्टोरेज के आधार पे इसको दो भागों में बांटा गया था। पहला है एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, और दूसरा होता है क्या? इलाइयोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ठीक है। एमाइलोप्लास्ट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये स्टोर करता है क्या? स्टार्च। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, जितने भी आपके कंद वाले फसल हैं उनमें क्या होता है? आपके स्टार्च खूब पाया जाता है। जैसे आपका क्या हो गया? पोटैटो हो गया। पोटैटो में क्या होता है? स्टार्च की मात्रा खूब पाई जाती है। तो वो जो स्टार्च है वो किस फॉर्म में होती है? आपके एमाइलोप्लास्ट के फॉर्म में स्टोर होती है। जो इलाइयोप्लास्ट है ये किस फॉर्म में स्टोर करती है? आपके फैट एंड ऑयल, फैट और ऑयल के स्टोरेज करने का काम करती है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और एक बच गया हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसका प्रकार जो है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट शब्द तो आपने सबने सुना होगा, ठीक है। मैंने पिगमेंट 3 क्लासीफाई किए, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या थे? रंग युक्त थे। भाई क्लोरोप्लास्ट भी रंग युक्त है, बस ध्यान ये रखना क्रोमोप्लास्ट कैसे रंग है? आपके पीले हो गए, नारंगी हो गए, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन है। अब रंग नहीं है तो उसका मूल कारण क्या होगा? मूल मतलब क्या होगा उसका? इसका रहने का। ये क्या करती है? स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। क्या स्टोरेज काम कर रही है? स्टोरेज स्टार्च और फैट एंड ऑयल्स। अब देखते हैं जो इन दोनों का बाप है, ठीक है, क्या? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट बोलने से सबसे पहला शब्द आता है क्या? हरा रंग, ठीक है। क्या? हरा रंग। और हरा रंग जो है वो किसके कारण होता है? क्लोरोफिल। किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, ठीक है। और वो क्या होता है आपका? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, ठीक है। अब इस क्लोरोप्लास्ट का हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन। क्लोरोप्लास्ट का करते हैं क्या? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ये जो है आपका A, B, C, D और E 4 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है क्या? सीधे एग्जाम्पल कि A प्रकार का जो क्लोरोफिल है, जो क्लोरोप्लास्ट है, वो किस में पाया जाता है? तो बस ये याद रखना, A प्रकार में क्या पाया जाता है? आपका मिथाइल ग्रुप पाया जाता है। जो B प्रकार है, ये जो हायर प्लांट हैं, हायर प्लांट्स जो हैं उनमें B प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। तीसरा क्या है आपका? C टाइप का। C जो होगा किस में होगा? ब्राउन और येलो एल्गी, ब्राउन और येलो एल्गी में C प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, ठीक है। अच्छा, C के बाद क्या है? D है आपका। D किस में पाया जाएगा? रेड एल्गी। ये पेपर में पूछा गया है, रेड एल्गी में किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है क्या होगा? डी होगा, ठीक है। ई जो है ये किस में पाया जाएगा? येलो एल्गी, येलो एल्गी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया जो प्लास्टिड था, इसको 3 क्लासीफाई किए अपन ने, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में। फिर क्लोरोप्लास्ट को हमने क्लासीफाई किया A, B, C, D, E।
आपको ध्यान रखना है हायर प्लांट्स, जो आपके प्लांट है उसमें किस प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, बी प्रकार का, और आपके जो डी वाला किस में होगा, रेड एल्गी में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसको मेंशन कर लेते हैं कहाँ पे क्या पाया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ये, प्लांट के केस में बहुत ही क्या इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं होती हैं। पहला इम्पॉर्टेंट घटना क्या होता है, यहीं पे क्या होगा, प्रकाश का संश्लेषण होगा। ठीक है, दूसरा घटना क्या होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। अब भाई ये क्या होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटो मीन्स क्या, लाइट, लिसिस मतलब क्या होता है, टूटना। अब टूट क्या रहा है आपका, जल, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। जब लाइट की उपस्थिति में जो आपका जल है ये टूट के क्या बनाता है, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु, तो इसी को क्रिया को क्या बोला जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जो कि प्लांट की सबसे अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि इस क्रिया के होने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन आपके एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, जो हमारे लिए श्वसन के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये 2 क्रियाएं हो गई, प्रकाश संश्लेषण और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ये कहाँ हो रहा है, आपके किस ऑर्गेनेल में होगा, तो क्लोरोप्लास्ट में, इसीलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। और भाई प्रकाश संश्लेषण का इम्पॉर्टेंट आपको सभी लोग को पता होगा, जितना भी आप फूड मटेरियल आप जो कंज्यूम करते हैं वो क्या होते हैं, किसके प्रोडक्ट होते हैं, आपके प्रकाश संश्लेषण के। धान, गेहूं, बाजरा, सब्जियां, फल, जितने भी आप कंज्यूम कर रहे हो सब किसका प्रोडक्ट है, आप ध्यान रखना, प्रकाश संश्लेषण का। तो प्रकाश संश्लेषण के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में पाए जाने वाली जो संरचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला ये जो सिक्का नुमा रचना दिख रहा है आपको, ये आप हायर क्लास में आप सबको पढ़े होंगे, फिर भी आप देख लो, जो सिक्का नुमा रचना दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, ग्रेना। और इस पूरे सिक्के के बंच को क्या बोला जाता है, थाइलोकॉइड। ठीक है, और अगला ये जो ब्लू कलर का जो खाली भाग दिख रहा है इसको बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। ठीक है, और क्या होगा, स्ट्रोमा हो गया, ग्रेना हो गया। अच्छा हाँ, क्लोरोप्लास्ट आपको पता होगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन होते हैं, इसमें भी 2 मेम्ब्रेन हो गए, तो ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया और ये इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो आपके क्लोरोप्लास्ट में आपको दिखाई देते हैं। अब इनको थोड़ा सा देख लेते हैं, डील करते हैं क्या। अच्छा, पहला चीज़ प्रकाश संश्लेषण को आप थोड़ा सा ओवरव्यू करो आप। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की क्रिया 2 चरणों में पूर्ण होती है। पहली चरण होती है क्या, प्रकाशीय अभिक्रिया या लाइट रिएक्शन। दूसरा होता है क्या, अप्रकाशिकीय अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं क्या, डार्क रिएक्शन। पेपर में हमेशा ये पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन इस स्ट्रक्चर के किस भाग में होगा और डार्क रिएक्शन इस स्ट्रक्चर के किस भाग में होगा। तो आपको याद रखना है, जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ होता है, ग्रेना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा अराइज होते हैं। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ होगा, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको याद होना चाहिए। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्रेना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, अगला चीज़ क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसा आपने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा, उसमें क्या पाया जाता है, डीएनए। तो ये भी कैसा होगा, ऑटोनोमस बॉडी है ये। इसके पास भी क्या होता है, स्वयं का डीएनए पाया जाता है। इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। ठीक है, जब इसको 1 से 2 होना हो तो ये न्यूक्लियस से नहीं पूछेगा कि मैं 1 से 2 हूँ क्या। इसके पास स्वयं का डीएनए पाया जाता है, तो ये क्या करेगा, उस डीएनए का उपयोग करेगा और 1 से 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा आपका, सर्कुलर डीएनए। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड संबंधित है,
चलिए देखते हैं अगला। क्लोरोप्लास्ट देख लिया आपने, क्या ऑटोनोमस बॉडी होती है, इसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, और क्या होगा ये ऑटोनोमस मतलब ये खुद से 1 से 2 हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्लोरोप्लास्ट के बारे में देखते हैं, क्या ये कोशिका के कहाँ पाया जाता है, बेसिकली लीफ में पाया जाएगा। लीफ्स के किस कोशिकाओं में, तो मेसोफिल कोशिकाओं में। क्लोरोप्लास्ट जो है कहाँ पाया जाता है, मेसोफिल कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक है। अगला चीज़ जो आपके मोनोकॉट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। जो मोनोकॉट हैं आपके, जैसे धान, एक बीजपत्री पौधे जैसे धान, गेहूं, मक्का, इनमें जो मेसोफिल है उन कोशिकाओं में ग्रेना क्या होता है, अब्सेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके मोनोकॉट्स हैं उसके मेसोफिल कोशिकाओं में ग्रेना कैसा होता है, अब्सेंट होता है। तो उस वहाँ को क्या बोला जाता है, उस जगह को ए ग्रेना बोला जाता है। पेपर में डायरेक्ट पूछते हैं कि ए ग्रेना जो है वो किस प्रकार के पौधों में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना कि इसमें मोनोकॉट्स में, ठीक है। इस तरह से क्लोरोप्लास्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अगला ऑर्गेनेल है आपका क्या, न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस के बारे में मैंने बहुत कुछ बता दिया है, फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हो इसका डायग्राम। यहाँ पे साइटोप्लाज्म, ये जो आपका पूरा एक कोशिका है उसके अंदर जो न्यूक्लियस पाई जाती है उसको बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आता है आपका ऑर्गेनेल राइबोसोम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेल है ये क्या, राइबोसोम। इसको मैंने बोला था क्या, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की क्या फैक्ट्री। फैक्ट्री का काम क्या होता है, उत्पादन करना। अब ये किस प्रकार की फैक्ट्री है, प्रोटीन की, तो उत्पादन क्या करेगी, ये प्रोटीन का करेगी। ठीक है, जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है उसी प्रकार से राइबोसोम के क्या होते हैं, 2 यूनिट होते हैं। ठीक है, क्या होंगे, 2 सब यूनिट पाया जाता है राइबोसोम का। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपका, ये फर्स्ट यूनिट हो गया और ये सेकंड यूनिट हो गया। ठीक है, दोनों जुड़ते हैं और एक कंप्लीट राइबोसोम का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो इन यूनिट्स को क्या बोला जाता है, जैसे मैंने आपको एक पहले क्लास में बताया था, जो आपके यूकैरियोट्स हैं और प्रोकैरियोट्स हैं उनमें कॉमन क्या चीज़ थी, सिमिलरिटी क्या थी, राइबोसोम। आपके यूकैरियोट में भी राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोट में भी राइबोसोम पाया जाता है। तो वो किस प्रकार के पाए जाते हैं वो देख लेते हैं अभी। ये हो गया यूकैरियोट और ये हो गया प्रोकैरियोट। यूकैरियोट में क्या होगा, आपका 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है और प्रोकैरियोट में 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। अब ये 80S एक यूनिट को बोला गया। अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं 2 सब यूनिट में, तो ये कितना कितना होगा, ये होगा आपका 60 + 40। ठीक है, कितना होगा, 60 + 40, ये होगा 50 + 30। 60 प्लस फर्स्ट यूनिट कितने, इसके समझना मॉलिक्यूलर ये वेट है, 60 यूनिट हो गया, दूसरा 40। फिर जो प्रोकैरियोट है उनमें जो 70 है उसको 2 यूनिट, पहला क्या था 50 और 30। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर 60 और 40 दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100 होगा ये सीधी सी बात है। या 50 या 30 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 80 होगा, जो कि यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है। तो उसका कारण ये होता है, जो राइबोसोम का जो नेचर होता है कैसा होता है, स्क्वीज नेचर का होता है। जैसे स्पंज को आप दबाते हो ना, ठीक है, स्पंज को दबाने से क्या होता है, उसका शेप थोड़ा सा घट जाता है। उसी प्रकार से ये जो दोनों यूनिट है, ठीक है तो ये 100 यूनिट के बराबर, लेकिन जब एक साथ जब आते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये स्क्वीज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है, ये 80S और 70S बन जाते हैं। पेपर में पूछा जाता है क्या, इस S का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट, ठीक है, क्या बोला जाता है, स्वेडबर्ग यूनिट। इसके बाद देखते हैं क्या, प्रोटीन का देखा सबसे पहले किसने, या किसने डिस्कवर किया, तो पैलाडे ने। प्रोटीन नहीं, सॉरी, राइबोसोम की खोज किसने की थी,
पैलाडे ने की थी। राइबोसोम का संश्लेषण कहाँ होता है, मैं बार बार बता चुका हूँ इसको, कहाँ होगा, न्यूक्लियोलस में होगा। ठीक है, और क्या, जो ये दोनों यूनिट हैं, दोनों यूनिट मिल के क्या बनाते हैं, एक ये दोनों यूनिट मिल जाते हैं तो बनता है क्या आपका, ये तो असली फैक्ट्री तो ये है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा मैं बता रहा, ये आया एक मैसेंजर आरएनए, ठीक है, लेके आया है क्या, कुछ मैसेज, है ना, कुछ क्या लेके आया है, मैसेज। वो क्या होगा, सबसे पहले जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए साइट, ठीक है, ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे क्या, ए साइट। ये जो हिस्सा है इसको बोलेंगे पी साइट। तो जो मैसेंजर आरएनए है वो आएगा और किस हिस्से में जाके जुड़ जाएगा, आपके ए साइट में। ठीक है, ये इसके कोडॉन है, ए साइट में जुड़ेगा और फिर क्या होगा, जैसे साइकिल चलती है, ठीक है, उसी प्रकार से ये क्या होगा, जो कोडॉन है वो धीरे धीरे यहाँ इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद क्या होगा, राइबोसोम पढ़ेगा क्या, इसमें उपस्थित कोडॉन्स को। ठीक है, राइबोसोम ने अगर पढ़ा ATC लिखा है पहले कोडॉन में तो वो क्या करेगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो एंटी कोडॉन है, ठीक है, ए की जगह क्या हो जाएगा आपका T, T की जगह A और C की जगह क्या हो जाएगा G। ठीक है, अच्छा T तो पाया ही नहीं जाता, ठीक है, इसको ध्यान रखना, जो T की जगह पे क्या होगा, यहाँ पे U पाया जाएगा, A, U और C। तो उसका एंटी कोडॉन क्या होगा, जस्ट इसके सिर में, जो आपका राइबोसोम का जो यूनिट है उसके सिर में क्या आएगा आपका, एक ट्रांसफर आरएनए आएगा, उसके पास ये तीनों कोडॉन के एंटी कोडॉन उपस्थित होंगे, जो इसके ऊपर में क्या होगा, एक एमाइनो एसिड का मॉलिक्यूल होगा, एमाइनो एसिड। ठीक है, ये आप जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से डील कराया जाएगा। अभी बस आप ये समझो कि मैसेंजर आरएनए आएगा और राइबोसोम के किस साइड में वो जुड़ता है, तो ए साइड में, और टर्मिनेशन पॉइंट मतलब किस साइड से वो बाहर निकलेगा, तो पी साइड से। ठीक है, तो इस तरह से ये राइबोसोम हो गया आपका कंप्लीट। अब जो सेल है ये लगभग आपका क्या हो गया, समाप्त। अब सेल से कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपके ना तो ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलेगा ना ही बुक्स में। ठीक है, तो उनको आप थोड़ा सा देख लो। जैसे पहला क्या शब्द लिखा है, ड्यूटियोप्लाज्म। ठीक है, ड्यूटियोप्लाज्म क्या होगा, सेल में उपस्थित वो सभी चीज़ें या प्रोडक्ट्स जो कैसे हो, नॉन लिविंग हो, उनको क्या बोला जाता है, एक शब्द में ड्यूटियोप्लाज्म। बस एक शब्द ध्यान रखना, सेल में उपस्थित ऐसे प्रोडक्ट जो कैसे होंगे, नॉन लिविंग, उनको क्या बोला जाएगा, ड्यूटियोप्लाज्म। अगला टर्म है आपका क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड नेचर। जो प्रोटोप्लाज्म मैंने बताया था जीव द्रव्य, उसका नेचर कैसा होता है, तो ये याद रखना, एल्कलाइन होता है, एल्कलाइन होगा, बट कैसा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। पेपर में ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि जो आपका प्रोटोप्लाज्म है उसका नेचर कैसा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कैसा होगा, स्लाइटली एल्कलाइन होगा। अच्छा, अगला, पेरोक्सीसोम और स्पोरोसोम कंटेन एंजाइम्स ग्लाइकोलेट एंड ऑक्सीडेज। ये दो ऑर्गेनेल छूट गए, पेरोक्सीसोम और स्फेरोसोम। इनमें क्या पाया जाता है, ये सिंगुलर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इस बात को याद रखो। जैसे आपने पढ़ा था सिंगल मेम्ब्रेन चारों तरफ पाए जाने वाले कौन कौन से हैं, तो इसके पेरोक्सीसोम और स्पेरोसोम के चारों तरफ भी क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है। अब इसमें पाया जाता है इंपॉर्टेंट एंजाइम्स कौन कौन से, ग्लाइकोलेट और ऑक्सीडेज। ठीक है, पेरोक्सीसोम और स्फेरोसोम में क्या होता है, आपके फैट्स एंड ऑयल का स्टोरेज होता है, फैट एंड ऑयल का स्टोरेज होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट, इसी ऑर्गेनेल्स में चलते हैं दो साइकिल, दो नहीं एक, C2 साइकिल, C2 साइकिल, या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, ग्लाइकोलेट पैथवे, ग्लाइकोलेट पैथवे,
या इसी को और किस नाम से जाना जाता है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, प्रकाशीय श्वसन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये तीनों चीज़ें क्या है आपकी एक कोशिकाओं में संपूर्ण होती है। क्या क्या, फोटो रेस्पिरेशन, या उसी को बोल देते हैं ग्लाइकोलेट पैथवे, या उसी को बोल दिया जाता है C2 साइकिल। तो ये किस ऑर्गेनेल में संपूर्ण होंगी, पेरोक्सीसोम और स्पेरोसोम में। यहाँ पे कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ग्लाइकोलेट और ऑक्सीडेस। ये मोस्टली पूछा जाता है कि जो C2 साइकिल है या ग्लाइकोलेट पैथवे है, ये फोटो रेस्पिरेशन, ये कोशिका के किस ऑर्गेनेल में संपूर्ण होता है। ठीक है, आपने ये देख लिया श्वसन कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम में। सभी मटेरियल का पैकेजिंग कहाँ होता है, तो गोल्गी बॉडी में। तो ये सब पढ़ लिए। अब जो क्वेश्चन में आएगा C2 साइकिल या ग्लाइकोलेट पैथवे या फोटो रेस्पिरेशन, ये दो क्रियाएं किस ऑर्गेनेल में होंगी, आपके पेरोक्सीसोम और स्फेरोसोम में। ठीक है, तो इस तरह से सेल पूरा लगभग संपूर्ण हुआ। सेल से अगर आपको चेक करना है कि आपने जो पढ़ा वो क्वेश्चन में आपसे कैसे बनेगा, तो इसका एक सिंपल ट्रिक है, आप गूगल में सर्च करिए MCQ रिलेटेड सेल बायोलॉजी, तो आपको अच्छे अच्छे MCQ मिल जाएंगे। उनको आप क्वेश्चन को करिए आप। ठीक है, 10, 20, 50 जितना भी करिए, आपको कम से कम 80% क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जितना मैं पढ़ाया हूँ उससे बन जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेल का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगला देखते हैं, इसलिए ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।